कृषि सुधार कानूनों में के विरोध में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। संसद के मानसून सत्र की वजह से पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। इस बीच राहुल गांधी ने अचानक यह प्रदर्शन किया और सबको चौंकाते हुए ट्रैक्टर चलाते हुए सांसद केटीएस तुलसी के घर से निकले। कहा जा रहा है कि ऐसा राहुल गांधी ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें आशंका थी कि पुलिस इस तरह के प्रदर्शन की उन्हें इजाजत नहीं देती, इसलिए वो ट्रैक्टर पर सवार होकर ना तो अपने घर से निकले न ही 10 जनपद से। यही नहीं, पुलिस जब तक कुछ समझ पाती वो संसद के गेट तक पहुंच गए। इस मार्च के दौरान ट्रैक्टर पर राहुल के साथ पंजाब और हरियाणा के सांसद भी सवार थे, जो कृषि सुधार कानून के विरोध में नारे लगाते रहे। राहुल ने भी ट्रैक्टर पर बैठे बैठे सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूं, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूं। जिसके बाद वो उतरे और पैदल ही संसद के गेट तक गए। भीड़ देखकर सुरक्षा कर्मियों ने भी सख्ती बरती और केवल सांसदों को एंट्री दी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार से इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। कांग्रेस की तैयारी थी कि राहुल के ट्रैक्टर के पीछे पीछे पार्टी के दूसरे सांसद और नेता भी ट्रैक्टर से संसद भवन तक पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही ट्रैक्टर से उतार दिया और हिरासत में ले लिया। इन लोगों को दिल्ली पुलिस डीटीसी की बस में बिठाकर मंदिर मार्ग थाने ले गई, लेकिन बस में बैठे रणदीप सुरजेवाला और दूसरे पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन जारी रखा और नारे लगाते रहे। कांग्रेस नेताओं को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया और थाने में बिठाकर रखा गया। ये नेता जब तक वहां रहे तब तक वहां गहमा गहमी बनी रही। पुलिस यहाँ पर हमें हटा रही है और ये क्योंकि थाने की प्रेमाइसेस है, बावजूद सुरजेवाला जी बैठे हुए हैं और उसके अलावा उनके साथ कांग्रेस की पूरी मीडिया टीम है, वो बैठी हुई है। इस बीच थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग करने लगे। इन लोगों ने कहा कि हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता बेल नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने करीब 7 घंटे बाद सुरजेवाला समेत दूसरे नेताओं को रिहा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने और आक्रामक तेवर दिखाए। 7 साल और रखिए ना, हम डरते नहीं हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता और सिपाही हैं। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को महज दिखावा माना और राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी अगर किसी खेत में ट्रैक्टर जाकर के चलाए तो लगेगा कि हाँ चलिए खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वहां तो जाके चलाते नहीं। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार बार बार बातचीत का सुझाव दे रही है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां कृषि सुधार कानूनों की वापसी की मांग पर अड़ी हैं और मॉनसून सत्र के दौरान रोजाना नए नए तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि देश के 5 राज्यों में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है, जिनमें पूरे पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में किसानों का आंदोलन बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है और राहुल गांधी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसलिए पिछले हफ्ते उन्होंने संसद परिसर में धरना दिया, तो अब संसद भवन के गेट तक ट्रैक्टर चलाकर उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की, जिसे बीजेपी ने राजनीतिक स्टंट बताया। गुजरात में लगातार हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। सबसे डराने वाले हालात तो जूनागढ़ के नजर आए। वहां पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। पहाड़ से बारिश का पानी तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। एक तस्वीर में तो पहाड़ के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से भी पानी बहता दिखाई दिया। ये सीढ़ियां किसी झरने की तरह नजर आने लगी। इस दौरान वहां कई सैलानी भी मौजूद थे, जो किसी तरह वहां से बाहर निकले। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदी भी उफान पर आ गई। नदी का पानी पुल के ऊपर तक पहुंचता दिखाई दिया। सैलाब का ये नजारा देख वहां मौजूद लोग भी सहम गए। निचले इलाकों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इतना पानी बरसा कि सड़कें तालाब में बदल गईं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। कुछ यही हालात दूसरे जिलों में भी दिखाई दिए। कुछ घंटों में ही 5 से 6 इंच तक बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, क्योंकि इतना पानी बरसने से नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। डांग जिले से जो तस्वीर सामने आई, उसमें वहां बहने वाली अंबिका नदी झरने की तरह बहती दिखाई दी। सैलाब की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। इसी तरह जामनगर में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। वहां सैलाब के बीच एक आदमी फंस गया, जिसे किसी तरह बाहर निकाला गया। भरूच में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी।
वहां नर्मदा नदी के तेज बहाव में एक खुदाई करने वाली मशीन फंस गई। लहरें इतनी तेज थीं कि भारी भरकम मशीन भी उनके साथ बहने लगी। मशीन के साथ उसमें मौजूद ड्राइवर भी बहाव में फंस गया। बाद में किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। सौभाग्य की एक बात है कि जूनागढ़ पहाड़ी इलाका है जहां बारिश होने पर सड़कों पर झरना सा बहने लगता है, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि हम बारिश थमने का इंतजार करें, क्योंकि पानी की धार में चलने की जुर्रत करेंगे तो गाड़ी के साथ ही बह जाने का खतरा होगा। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी से मुंबई क्राइम ब्रांच फिर पूछताछ कर सकती है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि क्राइम ब्रांच को राज और शिल्पा के एक जॉइंट अकाउंट की जानकारी हाथ लगी, जिसमें करोड़ों का लेन देन किया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि हॉटशॉट्स और बॉलीफेम नाम के ऐप से होने वाली कमाई इसी अकाउंट में आती थी, जिसके सुराग हाथ लगने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम बैंक अधिकारियों के संपर्क में है और खबर है कि जल्द ही इन सबूतों के आधार पर वो दोबारा शिल्पा शेट्टी से पूछताछ कर सकती है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच को इस केस से जुड़ी राज कुंद्रा की एक सीक्रेट अलमारी के बारे में भी पता चला, जिससे मिले दस्तावेजों के आधार पर आरोपी राज कुंद्रा, तनवीर हाशमी और रायन थॉप से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा खबर है कि इस मामले में राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी गवाह बनने को तैयार हैं और अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। सावन के पहले सोमवार पर देश के कई इलाकों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में श्रद्धालु पूजा करने के लिए उमड़ पड़े, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई। जिसकी एक तस्वीर बिहार के जमुई से सामने आई, जिसमें मंदिर बंद होने के बावजूद भीड़ इकट्ठा हो गई। मंदिर के मेन गेट में ताला लगा दिया गया, लेकिन लोग दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं रहे। मंदिर में ताला लगा है, लेकिन श्रद्धालु की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लोग दीवार को फांद कर आ जा रहे हैं। कोरोना नियम तोड़ने की ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी आई, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगी दिखी। यहां न तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही मास्क की जरूरत समझी। नियमों का पालन करने के बजाय लोग प्रशासन को ही नसीहत देते दिखे। प्रशासन थोड़ा सा ढिलाई कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे जो है दूरगामी गलत परिणाम पड़ सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर की तस्वीर कुछ अलग दिखी, जहां सावन के पहले सोमवार की भस्म आरती में सिर्फ पुजारी ही नजर आए। वहां इस दौरान भक्तों को मंदिर में आने की इजाजत नहीं दी गई। सौभाग्य की बात है कि हम लोग अब भी इस गलतफहमी में जकड़े हुए हैं कि आंखों पर आस्था की पट्टी बांध लेंगे तो महामारी से बच जाएंगे, और अपनी सनक में हम लोग सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब भी देश में रोजाना 35-40 हजार लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। और हम लोगों की मनमानी देखकर ही विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं कि तीसरी लहर में यह वायरस कम से कम 4-5 लाख लोगों को रोजाना जकड़ सकता है। महाराष्ट्र के 11 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में। अब तक राज्य में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनकी अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई। जिन जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई उनमें कोल्हापुर भी है, जो पूरी तरह से टापू में बदल चुका है। कोल्हापुर पहुंचने के लिए जिस बेंगलुरु पुणे हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है वो अभी तक ठप है। हाईवे पर नदी बह रही है और शहर में पहुंचने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। कोल्हापुर में दाखिल होने के लिए आपको शिरोली तालुका से होकर गुजरना पड़ता है और शिरोली तालुका का हाल आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। न कोई गाड़ी न कोई मोटरसाइकिल। हाईवे पर दिखती हैं तो केवल एनडीआरएफ की नावें जो फंसे हुए लोगों को पानी से निकालने में लगी हैं। होटल, शोरूम, रेस्टोरेंट सब कुछ पानी में डूबे हैं। ये हालात कोल्हापुर की सीमा के हैं, जबकि शहर के अंदर तो हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। लोगों को निकालने के लिए शहर में दाखिल हो रहे एनडीआरएफ के जवानों के सामने खेत सबसे बड़ी आफत है, जिनकी वजह से नावों को चलने में परेशानी हो रही है। यहाँ एक गन्ने के खेत है, देख रहे हैं आप। गन्ने के खेतों में क्या है, जो हमारे बोट्स हैं वो फंसते हैं। पिछले 4 दिन से एनडीआरएफ के जवान लोगों की जान बचाने में लगे हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। अभी तकरीबन होंगे 125 से 130 लोग होंगे। तो वही लोग हैं जो हाइट पे हैं, जिनका घर हाइट पे है, 3rd फ्लोर है या 4th फ्लोर है, तो वो ऊपर पे एज ए केयर टेकर हैं। कई लोग गुमशुदा भी हैं, जिनकी तलाश में एजेंसियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन पानी का स्तर कम होने से पहले गुमशुदा लोगों का पता चलना भी मुश्किल हो रहा है। अहम हाईवे ठप होने की वजह से राज्य में पूरी तरह से जिंदगी पटरी से उतरी हुई।
और उम्मीद की किरण केवल एनडीआरएफ के जवान बने हुए हैं। राहत और बचाव का ऑपरेशन चलाते हुए जवानों को एक कोरोना के मरीज की खबर मिली, जिसे फौरन अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। ऑक्सीजन लेवल है लगभग 68% के आसपास आ चुका है और अभी ये हम लोग इमरजेंसी कॉल आया था कि यहाँ पर एक कोविड पेशेंट को इमरजेंसी में निकालना है, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। मरीज को पीपीई किट पहनाई गई और जवान हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क लगाकर उसकी मदद के लिए निकल पड़े। अपनी जान की परवाह किए बिना जवानों ने नाव में बिठाकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया। केवल इंसानों ही नहीं, बेजुबानों की आस भी एनडीआरएफ के जवान ही बने हुए हैं। 2 दिन से एक इमारत की पहली मंजिल पर फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए भी ऑपरेशन चलाया गया, जिसे सावधानी से निकालने के बाद जवानों ने पहले उसे खाना खिलाया, फिर खुले में छोड़ दिया। कोल्हापुर इस वक्त महाराष्ट्र के उन जिलों में है जहां बाढ़ के पानी के स्तर में पिछले 4 दिन में कोई खास कमी नहीं आई है, जिसकी वजह से सुरक्षित बचे लोगों के सामने भी खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के सांगली का भी है, जहां इमारतें अब तक पानी में डूबी हैं और अहम सड़कों पर भी पानी भरा है। इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो आधे पानी में डूबे हुए हैं। बिल्डिंग्स जो हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है उनका, वो भी अभी तक पानी में है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सरकारी एजेंसियां ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि लगातार बदल रहे हालात की सही खबर अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके। यहां इस्तेमाल किया जा रहा ड्रोन करीब 1 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरते हुए सीधी तस्वीरें खींच लेता है। इस बीच सांगली में हालात की जानकारी लेने खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार भी पहुंच गए। अजीत पवार खुद नाव में बैठकर उन जगहों तक पहुंचे जहां पानी सबसे ज्यादा है और बाढ़ की मार झेल रहे लोगों से मिले। इस बीच बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से बांधों से छोड़ा जा रहा पानी मुसीबतें और बढ़ा रहा है। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में इस बार जुलाई के महीने में जितनी बारिश हुई उतनी पिछली 40 साल में नहीं हुई, जिसकी वजह से कोंकण में जमीन खिसकने से तबाही मची, तो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में नदियों ने कहर ढा दी। जहां 2 साल पहले भी बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी थी और इस बार संकट ज्यादा बड़ा है क्योंकि देश में कोरोना का हर 6ठा मरीज अब भी महाराष्ट्र में ही सामने आ रहा है। दिल्ली मेट्रो को 100% क्षमता के साथ चलाए जाने के फैसले के बाद पहले ही दिन कई स्टेशनों पर बेतहाशा भीड़ हो गई। बताया गया कि सुबह भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद कुछ देर के लिए ट्रेनें रोक दी गईं, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर लोगों का हुजूम नजर आया। स्टेशनों के बाहर काफी देर तक लोगों की लंबी लंबी कतार लगी रही। अभी तो टेक्निकल बंदी है, पता चलता जाते तो देखते कि राहत कितनी राहत है, बट अभी तो टेक्निकल इशू है। हालांकि अभी मेट्रो में केवल उतने ही लोग सफर कर सकेंगे जितनी सीटें हैं। ये कतार अभी भी लगी हुई है क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि 100% सीटिंग कैपेसिटी के लिए बोला गया है, खड़े होकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेन के साथ दिल्ली में बसें भी 100% क्षमता के साथ चलनी शुरू हो गई। लिहाजा जिन लोगों को मेट्रो स्टेशन पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनमें कुछ ने बसों के जरिए अपनी यात्रा पूरी की। सौभाग्य की एक बात है कि दिल्ली में कोरोना टेस्ट कराने वाले 1000 लोगों में एक आदमी अब भी वायरस की चपेट में मिल रहा है और वो एक आदमी मेट्रो ट्रेन में भी हो सकता है, जो हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि समझ में आता तो मेट्रो स्टेशन पर हम सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत नहीं भूलते। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट गुट के बीच तल्खी खत्म करने के लिए आलाकमान ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके तहत जल्द ही गहलोत मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि 28 या 29 जुलाई को अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है, जिसमें करीब 10 मौजूदा मंत्री हटाए जा सकते हैं और 15 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें सचिन पायलट गुट के करीब 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें हैं। जबकि खबर है कि इस फेरबदल में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की छुट्टी हो सकती है। इस सिलसिले में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन 28 जुलाई को जयपुर जा रहे हैं और खबरें हैं कि सभी विधायकों को 28 और 29 तारीख को जयपुर में रहने के लिए कहा गया है। इसके पीछे मकसद यह है कि इन 2 दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, जिसके संकेत खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए, जिनका इसी सिलसिले में एक बयान खूब वायरल हो रहा है। मेरे आज 1 घंटे बाइक नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना। महाराष्ट्र के पालघर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कुछ लोगों ने एक कार सवार पर हमला कर दिया। बताया गया कि हमले से पहले उस शख्स ने उन लोगों की गाड़ी को ओवरटेक किया था, जिस पर वो भड़क गए और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर उस कार सवार की गाड़ी के आगे ले लिया। वो लोग गुस्से में इतना तमतमाए हुए थे कि एक आदमी चलती कार की खिड़की से आधा बाहर निकला और बेसबॉल बैट से दूसरी गाड़ी में सवार उस शख्स को धमकाने लगा। जब वो चलती गाड़ी से ऐसा नहीं कर सका, तब उसने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरा
और बैट से उस व्यक्ति की कार के शीशे को तोड़ डाला जिसने उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया था। बताया गया कि इस हमले में उस कार में बैठा शख्स घायल हो गया। सौभाग्य की बात है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हम लोगों का खून बात बात पर खौल उठता है और जब तक हम किसी का खून ना बहा दें तब तक हमें चैन नहीं मिलता। और पालघर इलाके जैसी घटना कभी कभार नहीं बल्कि साल भर में 4 लाख से ज्यादा बार होती है जब सड़क पर हम किसी को बेवजह मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कभी तेज गाड़ी चलाने पर, कभी धीमी चलाने पर, कभी हॉर्न बजाने पर हम गुस्से में पागल हो जाते हैं। जम्मू में कुछ ही देर बरसे पानी ने निचले इलाकों में बसे लोगों को मुसीबत में डाल दिया। वहां भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। उनके मकानों के सामने पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई नहर हो। पीछे रोड है, उस रोड से पानी मतलब नहर की तरह पानी आ रहा था यहाँ के लिए। केवल घरों के बाहर ही नहीं, अंदर के हालात भी बेहद खराब दिखाई दिए। कई लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया जिसके बाद उसे निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक घर में घुसे पानी को उस परिवार के सदस्य बर्तनों से बाहर फेंकते नजर आए। उनके घर में मौजूद ज्यादातर सामान बारिश के पानी में गीला हो गया। उनके बेड से लेकर खाने पीने का सारा सामान खराब हो गया। नीचे उतरे तो उतरे कैसे, खाना बनाए तो बनाए कहाँ। इसी तरह शहर के दूसरे हिस्सों में भी बारिश ने कई लोगों की जिंदगी को उथल पुथल करके रख दिया। वहां के राजीव नगर इलाके में तो हालात इतने बिगड़ गए कि कई लोगों के घरों को बारिश से भारी नुकसान पहुंचा। इसकी जानकारी मिलते ही आईटीबीपी के कुछ जवान वहां पहुंचे और उन लोगों की मदद में जुट गए। जम्मू में कई सड़कें भी पानी से लबालब दिखी। हाईवे पर जल भराव की समस्या बन गई। ऐसे में वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। सौभाग्य की एक बात है कि पहाड़ पर बसे शहरों के निचले हिस्सों में बारिश का पानी भी पहाड़ जैसी आफत बन जाता है क्योंकि ऊंचाई पर बसे मोहल्लों का सारा पानी भी सड़कों और नालों के जरिए निचले इलाकों में भर जाता है, जिसकी मार जम्मू के राजीव नगर इलाके में रहने वालों को झेलनी पड़ी, जिनके लिए अभी आने वाले 48 घंटे मुसीबत भरे हो सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जमीन माफिया के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत प्रशासन ने कई अवैध निर्माण ढहा दिए। बताया गया कि वहां सिंचाई विभाग की 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से कई इमारतें बना दी गई थी जिनको प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से ढहा दिया। इसके लिए प्रशासन की टीम 1-2 नहीं बल्कि 6 से ज्यादा खुदाई करने वाली मशीनों के साथ वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। सामने आई तस्वीरों में ये मशीनें एक लाइन में खड़े होकर इमारतों को तोड़ती नजर आईं। देखते ही देखते ईंट और सीमेंट से बने एक बड़े से गेट को गिरा दिया गया। इसी तरह कई दूसरी इमारतों को भी तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान हालात न बिगड़े इसके लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस वालों को भी तैनात किया गया। अवैध कब्जा हटाने पहुंची टीम को देखकर इलाके के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मशीनों की मदद से जल्द ही करोड़ों रुपए कीमत की ये जमीन खाली करा ली गई। सौभाग्य की एक बात है कि लखनऊ कानपुर हाईवे पर सिंचाई विभाग की नहर है जिसके आसपास सिंचाई विभाग की ही खाली जमीन पर दर्जन भर लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिनमें कुछ लोगों ने तो नोटिस मिलने पर शराफत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और जो लोग नहीं माने उनके अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में खूब हंगामा किया। इन लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और शहर के राजीव गांधी चौक से नगर निगम तक पैदल मार्च निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो नगर निगम परिसर में दाखिल हुए पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद वो वहीं सड़क पर बैठकर नारे लगाने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बहुत देर तक वहां तमाशा किया और जब उन्हें समझाने की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो पुलिस वाले उन्हें अपनी गाड़ियों में ठूसने लगे। जो प्यार से समझा वो आराम से गाड़ी में बैठा और जो नहीं समझा उसे पुलिस ने हाथ और पैर पकड़कर उठाया और गाड़ी में डाल दिया। लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं माने और गाड़ी से बाहर निकलकर नारे लगाते रहे। वैसे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया, लेकिन वो खुद ही कोरोना नियम तोड़ते दिखे, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सौभाग्य की एक बात है कि मध्य प्रदेश में नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी नगर निकाय चुनावों में पूरा दम लगा रही है, क्योंकि इन चुनावों को मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आपसी विवाद में एक दुकानदार ने 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात के बाद आरोपी दुकानदार वहां से फरार हो गया। लेकिन इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि वो दुकानदार अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उससे थोड़ी दूर खड़े दोनों भाइयों की तरफ तेजी से दौड़ा और उसने दोनों पर ताबड़तोड़ हमला किया।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उसने लगातार उन पर कई वार कर दिए। उन लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो उस पर हावी हो गए। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई, लेकिन बताया गया कि इस हमले में दोनों भाई जख्मी हो गए। बाद में पुलिस वहां पहुंची, जिसे सड़क पर खून के धब्बे और एक दुकान के सामने टूटे फूटे पत्थर इधर उधर बिखरे मिले। सौभाग्य की एक बात यह कि दुनिया में हर विवाद बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन हम झगड़ा सुलझाने के बजाय बात बढ़ाने के लिए जबान चलाते हैं ताकि हमें हाथ पैर और हथियार चलाने का बहाना मिल सके। खबर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी अपने विधायकों के क्षेत्र में सर्वे करा सकती है। खबर है कि यह सर्वे विधायकों के क्षेत्र में उनके काम और लोकप्रियता की जानकारी जुटाने के लिए होगा। यही नहीं, चर्चा है कि पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 30 से 35% विधायकों का टिकट काट सकती है। कहा जा रहा है कि इस बात पर उस समय चर्चा हो सकती है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी पहुंचेंगे। वो 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं।